प्रज्वल रेवन्ना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वोट मांगे थे, इसके लिए आपने कर्नाटक में हमारी सरकार है। मात्र इसी वजह से ये आदमी आज जो आपका चहेता था, जिसके लिए वोट मांगे थे, आज हमारी सरकार न होती तो प्रज्वल रेवन्ना भी आजाद घूम रहा होता। जिम्मेदारी के साथ कह रही हूँ, हमारी राष्ट्रीय महिला आयोग और प्रदेश महिला आयोग भाजपा की सिर्फ कठपुतलियां बनकर रह गई हैं। ये बेहद चिंता का विषय हो चुका है। मैं बार बार कह रही हूँ, पूरी जिम्मेदारी को लेकर कहती हूँ कि भारत जिसे भारत माँ कहा जाता है, उस भारत में बेटियां अब सुरक्षित नहीं रही है। भारत बेटियों के लिए सुरक्षित है, भारत में कोई अपराध नहीं है। ये अगर मैं कहूंगी तो मैं अपनी उन लाखों बेटियों के साथ धोखा और अन्याय करूंगी जो आज भी न्याय की आस लगाए बैठी हैं और उन्हें न्याय नहीं है। ये सरकार पूरी तरह से बेटियों के साथ नहीं खड़ी है, न्याय के लिए नहीं खड़ी है। ये अपराधियों और दोषियों के साथ पूरी खड़ी है। सिर्फ ये एकमात्र कारण है कि इस देश में बेटियां सुरक्षित नहीं है और अपराधियों के जो हौसले बढ़ रहे हैं। सेव द डॉटर और सेव द क्रिमिनल एजेंडा, ये वो आवाज़ है जो भारत के अपने अंदर से उठ रही है। ये सिर्फ अपोजिशन जमातें या कोई इंटेलेक्चुअल नहीं, बल्कि वहाँ की आवाम, वहाँ की ख़वातीन जो हैं वो मोदी के ख़िलाफ़ उठा रही हैं, क्योंकि भारत में औरतें महफूज नहीं हैं। भारत में हर 16 मिनट के बाद एक रेप केस रिपोर्ट होता है, लेकिन उसको पुलिस स्टेशन में दर्ज नहीं किया जाता है। इस वक्त BBC के मुताबिक सैकड़ों जो कवानीन है वो बनाए गए हैं, लेकिन उस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता। और ख़ास तौर पे जब से भारतीय मोदी सरकार आई है, तब से ख़वातीन के साथ ज़्यादतियों का मामला जो है वो रोज़ बरोज़ बढ़ता हुआ चला जा रहा है। ख़ुद भारत की ख़वातीन कहती हैं कि भारत जिसे भारत माँ कहा जाता है, वहाँ उनकी बहनें बेटियाँ महफूज नहीं हैं। भारतीय सरकार इन मजलूम औरतों के बजाय रेपिस्ट के साथ खड़ी है, क्योंकि एक कैंडिडेट थे BJP के, उनका नाम था प्रज्वल रेवन्ना, जो 2024 के इलेक्शन में खड़े हुए थे कर्नाटक से। उनके खिलाफ रिपोर्ट किया जा रहा है कि 2960 जिनसी वीडियोस बनाने में और ख़वातीन को रेप का उन पर मुबैना इल्ज़ाम भी लगाया गया है। और उस मुजरिम को बचाने के लिए BJP की सरकार जो है वो बड़ी हरकत में आई और इंसाफ का उस वक्त मजाक उड़ाया गया। नाज़रीन, पहलगाम वाक़े के बाद ये भी देखा गया कि जो जाबैक अफराद थे, मोदी सरकार ने उनके घर सिंदूर भिजवाया था, जिस पर वहाँ की ख़वातीन सीख पा हुई थी, क्योंकि सिंदूर उनके लिए बड़ा ही एक मजहबी तौर पर जो है उनको बड़ा एक उनकी एफिलेशन है उसके साथ, और उसको लेकर उन्होंने मोदी को जो है वो बहुत रुस्वा किया। जंग में तो मोदी सरकार को शिकस्त हुई है, हुई है, लेकिन इस वक्त भारत के अपने अंदर आप हर महाज पे देख लें, चाहे वो जंग का महाज हो, चाहे वो सिफारती महाज हो, चाहे वो दाखिली महाज हो, साथ साथ मईशत को ले लें आप, वहाँ की मईशत भी जो है वो अब बैठती हुई नज़र आ रही है और सरमायाकारी रुक गई है इस वक्त। ट्रंप ने भारत की जो पहले एप्पल की जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट्स थे उनको बंद करने के लिए कहा गया, लेकिन अब टेस्ला का भी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स जो है उसको उन्होंने रद्द कर दिया है, उसको वो वहाँ लगा नहीं रहे। और इसके साथ साथ अब ये भी आवाज़ें उठ रही हैं कि कनाडा में जो G7 का कोई जो इजलास होने वाला है उसमें भारत का बायकॉट किया जाए। नाज़रीन, ये तमाम वो मामलात हैं जिस पे मोदी सरकार इस वक्त बिल्कुल पस्ती की तरफ जा रही है और मोदी सरकार खुद जो है वो इक़्तिदार उनका जो है धड़न तख्ता उनके अवाम के हाथों हो रहा है। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान इस वक्त जो हमने माजी में देखा डिफेंसिव डिप्लोमेसी हमें नज़र आ रही थी, अब बड़ी एग्रेसिव पॉलिसी हमें डिप्लोमेसी की नज़र आ रही है। बिलावल भुट्टो के साथ जो वफ्द है वो इस वक्त यूनाइटेड नेशन में, उसके बाद लंदन और फिर ब्रसल्स का दौरा करेगा। लेकिन साथ साथ हमारे जो प्राइम मिनिस्टर के स्पेशल असिस्टेंट है तारिक फातमी साहब, वो रूस में मौजूद हैं, रूसी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात हुई है और यकीनन जितना डिप्लोमेसी का चैनल इसको बहुत मोबिलाइज़ किया जा रहा है। इन तमाम सिचुएशन पर बात करेंगे कि पाकिस्तान इस वक्त अपना बयानिया लेकर सिफारती महाज पर किस पोजीशन पे खड़ा है। मेरे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं उनका तारुफ करा दूं। रिटायर्ड मसूद अहमद खान साहब दिफाई तज्ज़िया स्टूडियो में, हमारे साथ शाहिदा रहमानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फ़ोन में हमारे साथ मौजूद होंगी। शाहिद कैनी साहब साबिक सफ़ीर जो है वो हमारे साथ जूम पर हैं। बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का। मसूद साहब, जिस तरह मैं बात कर रही हूँ कि जंग के बाद पाकिस्तान ने तो बहरहाल जो ऑपरेशन सिंदूर का फ़ौज पाकिस्तान ने बिन्यामिन मरसूस के ज़ोरदार तरीके से भारत को जवाब दिया। इस वक्त दिफाई मामलात ले लें, ख़ारजी मामलात ले लें, दाखिली मामलात ले लें और फिर उनकी सरमायाकारी, हर जगह से भारत को नुकसान हो रहा है। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। देखें कि इस मार्के हक़ में और बयान मरसूस के बाद हम इजीली कह सकते हैं कि डिप्लोमेटिकली भी, जिस तरह मिलिटरीली भी और पॉलिटिकली भी और मॉरली भी इंडिया का जो स्टेचर था वो गिर चुका है। और जिस तरीके से देखें कि हम ये भी कह सकते हैं जो उनका पॉलिटिकल करेंसी जो थी
विद इन इंडिया के अंदर थी या दुनिया के सामने थी, वो भी गिर चुकी है। सो देयरफॉर कि इंडिया के लिए बड़े मुश्किल हालात हैं। अभी जिस तरीके से उन्होंने देखें टू सॉल्वेज सम प्राइड 59 मेंबर डेलीगेशन उन्होंने भेजा है 33 कंट्रीज़ में, लेकिन जो अभी तक रिजल्ट्स आ रहे हैं हम देख रहे हैं शशि थरूर उनको लीड कर रहा है, लेकिन कोई आउटकम कोई नहीं है। वो रो पीट के कह रहे हैं कि जिस तरह कोलंबिया में जाके जब कोलंबिया ने स्टैंड कोई डिफरेंट लिया तो उस पर उन्होंने कहा कि जी आप हमें इसको रिकंसिडर करें और दोबारा इस तरह करके बयान दिलवा रहे हैं। तो बच्चों वाली बात है, लेकिन अब इंडिया के अपने थिंक टैंक से एनालिस्ट वो मान रहे हैं कि इनके विजिट्स के बाद कोई इनको खातिर खा कामयाबी कहीं से भी नहीं हुई है, क्योंकि देखें कि दुनिया के सामने पाकिस्तान की रेलेवेंस बढ़ गई है, पाकिस्तान की रेलेवेंस इस्टेब्लिश हो चुकी है, और स्पेशली द इंटरनेशनल कम्युनिटी है, अमेरिका है, वेस्ट है, वो पाकिस्तान को अभी हाइफेनेट करते हैं विद इंडिया के साथ। जो इंडिया की कोशिश थी पाकिस्तान को डी हाइफेनेट करने के लिए, लेकिन इंटरनेशनल कम्युनिटी ने इसको री हाइफेनेट कर दिया है। अब इंडिया में इस बात का भी एतराज़ कर रहे हैं कि इट वाज अमेरिकन हाइफेनाइजेशन पॉलिसी थी जिसकी वजह से पाकिस्तान ऊपर आ गया है। सो पाकिस्तान की रेलेवेंस बढ़ गई है, पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस बढ़ गई है। पाकिस्तान हैज़ कम अप एज ए इम्पॉर्टेंट कंट्री, जो रिस्पेक्टेबल कंट्री के तौर पर दुनिया भर में। तो मेरे ख्याल में वो पाकिस्तान की बहुत बड़ी अचीवमेंट है। ठीक है शाहिद कियानी साहब, हम तो जब से ये हमारा मोबिलाइज हुआ है डिप्लोमेसी चैनल बहुत एक्टिवली हुआ है, उस वक्त से हम तो बात कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा मैं माजी में जाना चाहूँगी कि जब भी भारत ने ऐसी कोई मतलब जो शरंगेज़ी की है, इंतहा पसंदी की है, दहशतगर्दी की है, या पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बयानात दिए हैं इश्तियाल अंगेज़, उस पर हमेशा पाकिस्तान एक डिफेंसिव मोड में रहा है। पहलगाम वाक़या हमने यही देखा था कि फ़ौरन हमने इन्वेस्टिगेशन की एक ऑफ़र पेश किया था, लेकिन जब हमने देखा कि टॉक्सिक एग्रेशन जो है वो भारत की जानिब से आ रहा है, तो हमने भी फिर बहुत बेहतरीन पुशबैक किया। सर आप किस तरह एलेबरेट कर रहे हैं इस वक्त जो हमारा सिफारती चैनल मोबिलाइज है? देखिए, ये जो अभी डेलीगेशन गई है जिसके बिलावल भुट्टो साहब लीड कर रहे हैं, उसके मेंबर्स हैं वो भी अपनी स्टैंडिंग के हैं, सियासी तौर पे भी हैं, प्रोफेशनल्स भी हैं, फॉरेन सर्विस के बंदे भी हैं। और फिर जो अभी जो जब तक, और क्योंकि मैं उसकी वजह बताऊं कि हमारे लिए जो चैलेंज है वो है, लेकिन इसमें एक एडवांटेज जो हमें है कि वो जो नैरेटिव था ना, हमारा जो नैरेटिव है, हमारा नैरेटिव एक्सेप्ट हुआ है, जबकि इंडियन नैरेटिव डैमेज हुआ है। हुआ ये कि इंडियन गवर्नमेंट ने जो एलिगेशन लगाई थी वो किसी मुल्क ने इंक्लूडिंग रशिया ने एक्सेप्ट नहीं की। आपको याद होगा कि कुछ अभी हफ्ता 10 दिन पहले की 15 दिन पहले की बात, जब ये मसला शुरू था तो स्टेट डिपार्टमेंट ने प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को क्या वो एक चीज़ शेयर की कि भाई इसकी इन्वेस्टिगेशन करा लें इस चीज़ की। इंडिया तो ये समझता था कि एलिगेशन लगाएगा और हमारे पे जनाब वो चिमट जाएगा और सारी दुनिया पे फोर्स करेगी। किसी एक मुल्क ने इंडिया की नैरेटिव को एक्सेप्ट नहीं किया। जो होते हैं ना, ये देख वॉर ऑफ नैरेटिव्स है, एक्सेप्ट नहीं किया। और यहाँ तक कि इसराइल का मैं एक यूट्यूब देख रहा था, इसराइल वज़ीर आज़म ने कहा जी कि हमने तो जो हमारे हथियार थे उन्होंने ले लिए और इस्तेमाल किए। मीन्स उन्होंने कहा कि जी ना तो हम, मतलब उनका था कि ना हमने तो कोई जंग को सपोर्ट किया, कुछ किया, हथियार ले लिए वो चले गए। अब जो सबसे बड़ा ये इमेज है कि इंडियन की एक रीजनल इकोनॉमिक पावर्स की उठ रही थी, वो डैमेज हो गई है बड़ी बुरी तरीके से। इंडिया इन जनरल एंड इन पर्टिकुलर प्राइम मिनिस्टर मोदी जो तीसरी दफा इलेक्ट हुए, अभी मैं ये समझता हूँ कि इनकी अब जो इमेज इतनी गिर गई है इसकी मोदी साहब की, कि अगली इलेक्शन में मैं नहीं समझता कि साल 1.5 साल के अंदर इनको कोई रखेगा, इनको फारग कर दें, क्योंकि इस लीडरशिप के साथ अब इलेक्शन में नहीं जा सकते। इंडिया की डैमेज का भी एक और सुने देखें, ये कहते हैं जी दहशतगर्दी में पाकिस्तान मुलविस है, जबकि G7 की जो अभी हो रही है, समिट हो रही है, उसमें इनको नहीं बुलाया। क्यों नहीं बुलाया? क्योंकि कनाडा के अंदर इन्होंने दहशतगर्दी स्टेट टेररिज्म की थी और वहां पर एक सिख लीडर को मारा था। तो ये तो खुद ही अपने आप को की इमेज डैमेज हो चुकी है। ये मुलविस हैं दहशतगर्दी के अंदर और हमारे पे डाल रहे हैं। हम तो 1979 से लेके अब तक दहशतगर्दी के विक्टिम बने हुए हैं, इकोनॉमिकली हमने लूज किया है और हमारे लोगों को भी जाने गई हैं। हम तो जंग लड़ रहे हैं। हम तो अब अमेरिका ने भी हमें एक दफा कहा था भाई दहशतगर्दी खिलाफ सब पाकिस्तान फोर फ्रंट पे है, बल्कि हमसे तो सीखें भाई, हम तो जंग लड़ रहे हैं और बड़े बहादुरी के साथ लड़ रहे हैं। हम एक्सेप्ट भी करते हैं कि हम विक्टिम बने हुए हैं दहशतगर्दी के।
ये अभी इंडियन गवर्नमेंट के लिए जो नैरेटिव है ना, वो एक्सेप्ट नहीं हुआ, बड़ी बुरी तरह फंस गए ये। और इनकी इन जनरल इंडिया की इमेज डैमेज हो गया इन जनरल, और इन पर्टिकुलर प्राइम मिनिस्टर मोदी की। तो ये कहाँ जाएंगे? अभी हमारी जो आपने कहा डेलीगेशन गई हुई जी। है, इन्होंने ओआईसी के एम्बेसडर्स को मिले हैं, उसके बाद यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर्स को मिले हैं जो नॉन परमानेंट हैं, उनकी हेड को मिले हैं। फिर अभी ये जा रहे हैं, कल जा रहे हैं अपने वाशिंगटन डीसी में, वहाँ मिस्टर रूबियो जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है उसको मिलेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ, मुझे पता नहीं है कि इनको वर्ल्ड बैंक के भी हेडक्वार्टर्स में जाना चाहिए, मुझे पता नहीं, मैं अभी कह सकता, क्योंकि असल जो आपका इशू खड़ा जी, हो रहा है इंडस वो ये तो हो गया कि जो दहशतगर्दी वाला तो अपनी जगह पर है, हाँ। जो जो नैरेटिव एक्सेप्ट नहीं हुआ। अभी ये जो इंडस वाटर ट्रीटी है, इसको हमने आगे फोकस करना है। मैं उम्मीद करता था कि शायद कोई इंटरनेशनल लॉ एक्सपर्ट को भी साथ दे जाएंगे, जो इनकी जिनके साथ ये बातचीत करेंगे, उनको बताएंगे कि जी इस यूनिवर्सल ट्रीटी के अंदर तो इस किस्म की कोई शिक ही नहीं थी कि जो इंडिया के नैरेटिव को एक्सेप्ट कराएं और लेकर आएं और कहें कि जी ये अब अभियान में चली गई है। ठीक। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये मिलेंगे, उनसे बात करेंगे, क्योंकि फोकस हमें अब इस पे रखना जरूरी है। ये जो हमारे मुल्क हैं, इंपॉर्टेंट कंट्री को बताना है कि भाई बगैर वजह के अगेंस्ट में लेके जा रहे हैं, ये इंटरनेशनल ट्रीटी है, ठीक है। ट्रीटी की वायलेशन नहीं हो सकती। सर आपका पॉइंट आ गया। शाहिदा, बिलावल भुट्टो को हम एज अ वज़ीर ख़ारजा देखते रहे हैं कि बड़ा ही एक्टिव रोल उन्होंने प्ले किया, बड़े यंग एनर्जेटिक किस्म के हमारे वज़ीर ख़ारजा रहे हैं। उसके बाद भी अब इस सारी सिचुएशन में अगर हम उनको देखें तो बड़ा अहम रोल अदा कर रहे हैं और बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का जो है वो आलम को इंटरव्यू देते हैं, कन्विंसिंग इंटरव्यू होता है उनका, और बड़ी लॉजिक के साथ बात करते हैं। इस वक्त उनके साथ जो डेलीगेशन में लोग मौजूद हैं वो भी बड़े तजुर्बेकार लोग मौजूद हैं। क्या एक्सपेक्टेशन की जा रही है? हमारे जो 2-3 एजेंडा हैं उसमें हमने पहले अगर दहशतगर्दी की बात की तो शायद कियानी साहब तो बता ही चुके हैं, लेकिन इसके साथ साथ इस वक्त कश्मीर डिस्प्यूट को ले लें या इंडस ट्रीटी को ले लें आप, ये कितना इम्पोर्टेंट है और क्या इसमें कोई न्यू रेड लाइन ड्राइंग हुई भी है या हमने वही पुरानी बातें करनी है? बहुत शुक्रिया शाजिया। देखिए, आपने खुद ही चेयरमैन साहब के बारे में जो बताया, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के बारे में, एज ए फॉरेन मिनिस्टर उन्होंने अक़वाम आलम में अपनी सलाहियतों से अपने आप को मनवाया। और उस वक्त जबकि पाकिस्तान आइसोलेशन में चला गया था, इस मुल्क में एक तबाही जो है वो मुसल्लत हुई और उसने पाकिस्तान को ऐलान कर दिया सारी दुनिया में। उस वक्त उन्हें इंतहाई कलील अरसे के अंदर आपने देखा कि उन्होंने पाकिस्तान का न सिर्फ इमेज बेहतर किया, बल्कि जितने भी खलीजी ममालिक थे, चाइना है, चाइना के साथ CPEC का प्रोग्राम जो था वो रोल बैक हो चुका था। और उसके बाद आपने देखा कि तुर्की, सऊदी अरब, तमाम दुनिया के ममालिक से दर पे विजिट करके चेयरमैन साहब ने पाकिस्तान का इमेज बहाल किया। और ना सिर्फ ये, अब आपने देखा कि इस वक्त ना तो वो कैबिनेट का पार्ट थे और ना ही वो हम हुकूमत का हिस्सा है, लेकिन ट्रेजरी बेंचेस में जरूर बैठे, लेकिन एज ए पाकिस्तानी, एज ए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन, उन्होंने जिस तरह से जब मार्का बुनियानुल मरसूस हुआ तो उस दौरान उन्होंने इंटरनेशनल मीडिया को अपने भारत का असल चेहरा सारी दुनिया को दिखाया और पाकिस्तान का मुकदमा इंतहाई खुश उसलूबी के साथ लड़ा, और जिससे भारत की तमाम तर सफारतकारी, तमाम तर झूठ, तमाम तर अय्यारी, मक्कारी वो दुनिया के सामने आ गई। और यही वजह है कि देखें कि आज G7 की जो समिट हो रही है उसमें भारत को नहीं मदऊ किया गया। अमेरिका, कनाडा के अंदर भी दहशतगर्द है, अमेरिका में भारत, मोदी जो डिक्लेयर हो चुका है, हर जगह देखें कि उसने कत्लो गारत मचाई हुई थी। और इस खित्ते में खास तौर पे जो हमारा खित्ता था, इस खित्ते के अंदर भारत को जो ख्वाब था कि उसका तसल्लुत हो जाएगा, वो डोमिनेट हो जाएगा, अल्हम्दुलिल्लाह उसे बेहतरीन सफारतकारी के जरिए और अफवाज पाकिस्तान की जासूसानी और बहादुरी के साथ उसका ख्वाब तो हमने चिकना चूर कर दिया। और अब सफारतकारी के लिए भी गवर्नमेंट की बेहतरीन पॉलिसी थी कि चेयरमैन साहब को उसके लिए उन्होंने हेड मुकर्रर करके और एक बेहतरीन डेलीगेशन जिसमें तमाम तजुर्बाकार पॉलिटिशियंस हैं वो सब उसमें शामिल हैं और पाकिस्तान का मुकदमा अक़वाम आलम के सामने रख रहे हैं। आज भी आपने देखा कि दुनिया के कई ममालिक सरबराहों से और ख़ास तौर पे जो सलामती कौंसिल की प्रेसिडेंट रजनीन के साथ जो उनकी मुलाकात हुई और उसमें उन्होंने पाकिस्तान का जो भारत की आबी जारियत थी उसको भी उन्होंने डिफाइन किया, और उसके साथ जो भारत ने एक मामूली वाक़े को एक बहुत बड़ा वाक़या बना के इस खित्ते की अमन को सबूताज किया और जो एक जंग मुसल्लत की उसको भी उन्होंने बेनकाब किया। और न सिर्फ ये बल्कि मसला कश्मीर को
उन्होंने उजागर किया। तो ये बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने कहा कि यूएन की रेजोल्यूशन के मुताबिक मसला कश्मीर को हल किया जाए। ठीक है मसूद साहब, भारतीय जो डिफेंस चीफ है, ब्लूमबर्ग में इंटरव्यू उनका इतनी हजीमत का बाइस बना भारत के लिए, मतलब पूरी दुनिया इस पे हंस रही है कि भारतीय चीफ जो है वो एतराफ़ कर रहा है अपनी नाकामियों का। इसके बाद आप क्या समझ रहे हैं? वो जो एक हमें नज़र आता था कि जो रीजन में चौधराहट बना पड़ता था और डेमोक्रेसी को क्लेम करता था, अब उसके तमाम, क्योंकि अभी बिहार का इलेक्शन पे बंगाल का इलेक्शन आ रहा है, ये तो खुद उनका इक़्तिदार जो है वो ख़त्म होते हुए नज़र आ रहा है। क्या देख रहे हैं आप, दिफाई तौर पे कितना वीक हो चुका है भारत? जी हाँ, देखें इसमें पूरे में हमने देख लिया क्योंकि उनकी पहले 2019 में मोदी ने उस वक्त कहा था काश हमारे पास राफेल होते तो आज सिचुएशन डिफरेंट होती। अब राफेल 36 थे, अभी तो लेटेस्ट पता चल रहा है कि 4 राफेल गिरे हैं। तो और जिस तरीके से देखें कि उनकी एयरफोर्स ने डिमॉन्स्ट्रेट किया है, तो मेरे ख्याल में वो एक सर वो एयर चीफ का जो आपने देखा, उन्होंने पब्लिक उसमें जो एक बात की है कि हमारा एक भी जो दिफाई मंसूबा होता है वो वक्त पे पूरा नहीं होता है। वो बेसिकली रेफर कर रहे तेजास मार्क 1 जहाज को जो आज से हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने देना था, वो डिलीवर नहीं हो सके, तो उस वजह से वो उसमें कह रहे थे। और फिर देखें कि ग्राउंड लेवल पे भी हमारे जो फोर्सेस थे एलओसी पे ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रही है। हमने उनके ब्रिगेड हेडक्वार्टर डिस्ट्रॉय किए, बटालियन हेडक्वार्टर से उनके बंकर कम्प्लेक्सेस, पोस्ट कम्प्लेक्सेस। तो फिर आपने देखे हमने जिस तरह डिमॉन्स्ट्रेट किया, आपके फतेह 1 फतेह 2 था। फिर मल्टी डोमेन ऑपरेशंस में जो हमारी कोऑर्डिनेशन थी, सिनर्जी थी, वो बड़ी ज़बरदस्त थी। तो पाकिस्तान ने साबित कर दिया। तो अब इंडिया के अंदर जो थिंक टैंक्स हैं, डिफेंस एनालिस्ट है, वो मानते हैं कि ये जो 4 दिन की लड़ाई हुई है इसमें पाकिस्तान फातेह रहा है, और वो इसको अब इंटरनेशनल कम्युनिटी भी मानती है। देखें कि अब दुनिया भर में तहकीक हो रही है, स्टडीज कर रहे हैं कि क्यों कर पाकिस्तान ने ऐसा किया कि अपने से 11 गुना बड़े मुल्क को उन्होंने ज़हर कर दिया है। सो बेसिकली इट वाज दी लीडरशिप थी, स्ट्रेटेजिक क्लैरिटी थी, आपकी प्रोफेशनलिज्म था, कोऑर्डिनेशन थी, और मल्टी डोमेन ऑपरेशन में कोऑर्डिनेशन थी, जिसकी वजह से पाकिस्तान ने डिलीवर किया। अब इंडिया के अंदर मसला क्या आ रहा है? अभी आप देखें उनकी आर्मी की थिंकिंग बड़ी डिफरेंट है, पॉलिटिकल थिंकिंग बड़ी डिफरेंट है। स्पेशली जो गैंग ऑफ 4 है जिसमें मोदी है, अमित शाह है, राजनाथ सिंह है और इसके बाद अजीत डोभाल है, इनकी डिफरेंट है क्योंकि हार्ड लाइनर्स हैं, ये संघ परिवार के लोग हैं, तो वो उस लाइन से सोचते हैं। जबकि आर्मी वाले जो हैं वो लॉजिकल बात सोचते हैं कि हमारी क्या कैपेबिलिटी है, हमारी क्या कैपेसिटी है। सो अब इस सेटबैक के बाद इंडिया के पास दे आर नॉट इन ए पोजीशन कि वो नियर फ्यूचर में कुछ कि वो कोई ऐसा दोबारा कुछ वाक़या कर सकें, तो उनकी वो कैपेबिलिटी कैपेसिटी नहीं है। वो अभी तो अपने असेस कर रहे हैं कि हमारी क्या फॉल्ट्स में है। और जिस तरह देखें चीफ CTS ने जो उनके स्टेटमेंट दी थी उससे बड़ी एम्बेरसमेंट हुई इंडिया के अंदर भी दुनिया भर में। उन्होंने कहा कि ये मैटर नहीं करता या कि जहाज सर एक सवाल जो, सॉरी आप ही को इंटरप्ट करके सवाल ले रही हूँ मैं, कि एक सवाल वहाँ बड़ा उठाया जा रहा है। एक तो जब राफेल तैयारी लिए जा रहे थे तब मोदी पर करप्शन के सारे चीज़ें वाजे हो चुकी थी। उसके बाद से ये जो एयर चीफ ने एक उससे पहले मेरा ख्याल है फरवरी में गालिबन उन्होंने ये बात की थी कि 2016 में 40 तेजाज जिसका आप अभी जिक्र कर रहे हैं उन जहाज़ों को ऑर्डर किया गया था, और मगर 9 साल हो गए वो जहाज़ नहीं मिल सके। उसके बाद ये 1985 में तेजाज बनने शुरू हुए थे। उसके 10 साल बाद पाकिस्तान ने मेरा ख्याल है 19 जो इंडिकेशन है वो हमारी हुई हैं। उसमें हमारे J-17 थंडर तो थे, लेकिन J-10C हो गया, JF-17 थर्ड ब्लॉक 3 हो गया, और मिसाइल्स बहुत सारे हो गए। यानी भारत मोदी की ख़ास तौर पे बात करूँगी मैं, वो इतना हवा बना रहा था कि जी हमारे पास तो ये जहाज़ है, ये जंगी साजो सामान है, मगर निकला कुछ भी नहीं। जबकि पाकिस्तान खामोशी से जो इतने अरसे में अपने आप को मजबूत बना चुका था। ये मेरे ख्याल में क्रेडिट जाता है हमारे जो मिलिट्री लीडरशिप है, चाहे वो आर्मी की है, एयरफोर्स की, नेवी की है। इन्होंने सोच थी और उनके अकॉर्डिंगली देखें कि उन्होंने ट्रेनिंग की, प्रोफेशनलिज्म देखें ना कि जो उन्होंने डिलीवर किया है वो मैटर करता है। इसलिए कहते हैं मैन बिहाइंड द गन और या मैन इनसाइड दैट मशीन, वो मैटर करता है। राफेल तो बहुत अच्छे तैयारे हैं, बहुत अच्छे जहाज हैं, लेटेस्ट हैं, लेकिन इसके जो उड़ाने वाले थे वो डिलीवर नहीं कर सकें। तो मेरे ख्याल में अभी ये एक बड़ा मैसेज गया है। देखें कि इंडिया ने एम्बेरसमेंट न सिर्फ फ्रांस को दिलवाई है, इसराइल के हेरोप जो ड्रोन थे वो भी हमने गिराए हैं, और S-400 जो रशिया का था वो भी डैमेज हुआ। तो ओवरऑल जो एक सेटबैक हुआ है इंडिया के लिए, मैंने कहा ना मिलिटरीली भी हुआ है, और जो उनका जो इंटरनली जो थे, जो बीजेपी थी, देखें ना कि
400 पार का नारा लगा के आई थी, 240 सीटें ली हैं। आज भी गवर्नमेंट दो पार्टियों के मरहून मिन्नत है। तेलुगु देशम पार्टी है साउथ इंडिया की और दूसरा जनता दल है नॉर्थ की। इनमें से एक भी पार्टी हट जाती है तो मेरा ख्याल में गवर्नमेंट गिर जाएगी। और अब फ्यूचर जो है बीजेपी का, संघ परिवार का, मुझे नहीं लगता है कि नेक्स्ट इलेक्शन में वो वापस आ सकें, क्योंकि अब जो रेट्रिक्स दे रहे हैं वो बिहार के मतलब इलेक्शंस मोदी के की लिए। सियासत की चिता जलने ही वाली जी हाँ, है। जी हाँ, बिल्कुल जल चुकी है। ठीक है, फरजाना बारी मेरे साथ मौजूद है। कारकुन, चूंकि भारत में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको एक्सपोज करना बहुत ज़रूरी है, बल्कि हम क्या एक्सपोज करें, वहाँ की तो अपनी ख़वातीन, भारतीय ख़वातीन इस चीज़ को एक्सपोज करें। ख़ास तौर पे ये जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ है और सिंदूर घरों में भिजवाए गए हैं, उसको लेके वहाँ की ख़वातीन सीख पाएँ। दूसरा, वहाँ पर ख़वातीन जो हैं वो कभी भी मतलब उनको तो वो तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिल सका। और जब से बीजेपी सरकार आई है उसके बाद से तो ख़वातीन और इनसिक्योर हो गई हैं। और हर 16 मिनट के बाद जो है वो एक रेप केस रिपोर्ट होता है, मगर पुलिस रिकॉर्ड में नहीं आता। फरजाना, इस इशू को कोई ख़ास उठाया नहीं जाता, लेकिन अगर ऑफ द रिकॉर्ड बात की जाए तो वहाँ पे करंट सिचुएशन क्या नज़र आ रही है आपको? लेकिन जहाँ तक औरतों के राइट्स की बात है या सेक्सुअल वायलेंस की बात है, खासतौर पे मोदी की गवर्नमेंट ज़ाहिर एक फैशिस्ट गवर्नमेंट है। और वो आप देख रहे हैं कि जिस तरह कश्मीर में भी औरतों के सेक्सुअल रेप्स हो रहे हैं, बाकायदा गैंग रेप हो रहे हैं, और वो वहाँ की मिलिट्री जो ऑफिशियल्स हैं वो उसके अंदर इन्वॉल्व है। वैसे भी जो माहौल है, मतलब इंडिया के अंदर औरतों के ऊपर जो सेक्सुअल वायलेंस के बहुत वाकयात होते हैं, और वही एक पेट्रियार्कल समाज है वहाँ की भी जो आप देखें कि इन केसेस के अंदर औरतें जो हैं उनको प्रोटेस्ट करने पड़ते हैं। जब ये बहुत फेमस वाकया, जब आपको याद होगा, जो हुआ था जिसमें बस के अंदर औरत का रेप हुआ और उसको मर्डर किया गया। तो ये जाहिर है कि अगर हुकूमत का फोकस जो है वो अवाम की फलाह बहबूद पर नहीं है, आप 816 बिलियन जो है वो आप अपनी डिफेंस बजट पे लगाते हैं, और आप अपने बजट का 4% भी जो है वो लोगों की हेल्थ पे नहीं लगाने के लिए तैयार। और तो फिर वहाँ इंडिया ज़ाहिर बहुत बड़ा मुल्क है, उसकी आबादी आपको अंदाजा ही है, बिलियंस में, आप एक बिलियन के करीब आबादी में जब आप लोगों पे इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो फिर जाहिर है कि जो एक क्रिमिनल माइंडसेट है वो तो वहाँ पे भी एग्जिस्ट करता है। खासतौर पे जो एक पैट्रियार्कल माइंडसेट है, और मोदी के साथ जो लोग हैं, जो उसके जो सपोर्टर्स हैं, वो बहुत रेसिस्ट भी है, बहुत उनको मतलब मजहबी हवालों से भी बहुत बायस्ड है, और सिल्फी हवालों से भी वो बहुत ज्यादा बायस, बहुत कंजर्वेटिव सोच रखने वाले लोग हैं। और उसकी डोमिनेशन से इस वक्त जो इंडिया के अंदर इस सोच की एक डोमिनेशन नजर आती है, जिसकी वजह से जो सेक्सुअल वायलेंस है इंडिया के अंदर वो बहुत बढ़ रहा है। और कश्मीर के अंदर तो खास तौर पे बहुत ज्यादा औरतों की जो है वो वायलेशन हो रही है। अच्छा फरजाना, सिर्फ वहाँ की ख़वातीन नहीं बल्कि अभी तो टूरिस्ट जो वहाँ पे, आपको याद होगा 2024 में एक केस भी रिपोर्ट हुआ था जो कि आलमी मीडिया की तवज्जो का मरकज़ भी बना था। इस तरह के भी बहुत केसेस हैं, यानी कि वहाँ की सिर्फ वहाँ की ख़वातीन नहीं, मकबूजा कश्मीर में तो हम अरसे से देखते हुए आ रहे हैं कि वहाँ की जो ख़वातीन है उनको वहाँ की जो फ़ौज है वो किस तरह सेक्स अब्यूज़ करती है, रेप केसेस होते हैं उनके साथ। ये जो मामलात है, ये आपको क्या नज़र आता है कि जो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स है ये इस पर आवाज़ तो उठाती है मगर उस तरह से इन्फोर्समेंट नज़र नहीं आती है? देखिए, इंटरनेशनल जो आप देखिए मल्टीनेशनल जितने भी मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस हैं वो तो बिल्कुल इस वक्त नाकाम नजर आते हैं। चाहे देखिए इस वक्त पाकिस्तान इंडिया का जो ये पहलगाम वाला वाकया है, कश्मीर का इशू है, या इजराइल जो कुछ गजा में जितनी जेनोसाइड कर रहा है, उसमें हम देख रहे हैं कि जो मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशन है, चाहे वो यूएन है, चाहे वो दूसरे यूरोपियन सिस्टम ह्यूमन राइट्स कमीशन है यूएन के, वो कोई भी किरदार अदा करने में पूरी तरह से नाकाम हो चुके हैं। तो इस वक्त अनफॉर्चुनेटली जो ग्लोबल सिस्टम जो है ना जो गवर्नेंस, जो आपका मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशन का जो गवर्नेंस सिस्टम है वो कम्प्लीटली खत्म हो गया है। मतलब उसकी कोई वैल्यू नहीं रही है। आप देखिए इसराइल के केस में भी इवन जो आपकी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस
उनको डिक्लेयर कर रही है कि वो जेनोसाइड कमिट करें, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ रहा उनको, मतलब उनको मदद भी अमेरिका दे रहा है, उनको मदद भी मिल रही है, और वो बेधड़क तरीके से जो है वो जेनोसाइड कमिट कर रहा है और गजा में आए थे। तो कहने का मकसद ये है कि ये जो इंटरनेशनल अब इंस्टीट्यूशन है, अनफॉर्चुनेटली जो यूएन सिस्टम्स में बनाए गए कि वो दुनिया में कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करेंगे। आप देखें कश्मीर का मसला ये यूएन के अंदर तय हुआ है कि रेजोल्यूशन जो है वो पास हुई हुई है, लेकिन आज तक उस पर अमल दरामद नहीं हो सका। हाँ। तो सो अनफॉर्चुनेटली अब इंटरनेशनल कम्युनिटी जो इस वक्त जो है लेकिन फरजाना इस वक्त माजी से सूरत हाल कितनी मुख्तलिफ है, क्योंकि ऑल इंडिया महिला कांग्रेस की जो अलका हैं उन्होंने भी एक बड़ी, ये इनकी फुटेजेस भी चल रहे हैं, बड़ी ज़बरदस्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। फिर आप देखिए कांग्रेस रहनुमा है वहाँ पे जीतो पटवारी, उन्होंने बड़ा भारतीय मोदी सरकार को जो है वो बड़ा तनकीद का निशाना बनाया और ये कहा है कि भाई वो तो अपने इक़्तिदार के हुसूल के लिए रेपिस्ट तक को एज अ कैंडिडेट जो है नॉमिनेट करते हैं इलेक्शन के लिए। लेकिन वो तो बिल्कुल सही बात है कि मोदी ने ये जो किया वो एक उसके पीछे वो एक पॉलिटिकल अपना गेन करना चाह रहा था, लेकिन जाहिर है कि उसको इसका उल्टी पड़ गई। और वहाँ इंडिया के अंदर भी अब लोगों ने जो एक्सपीरियंस किया है मोदी गवर्नमेंट का, जो उनको जो एक्सपीरियंस किया है, जिसके अंदर आप देखें कि मुसलमान बहुत इनसिक्योर फील कर रहे हैं और मुसलमान वहाँ पे कोई छोटा सा आबादी का हिस्सा नहीं है। इसी तरह दलित और जो दूसरी कम्युनिटीज है, जो हिंदू फैशिज्म है, जो हिंदुत्व का जो सारा वो एक नैरेटिव है वो बहुत खौफनाक है। और इंडिया में जो तरक्की पसंद या प्रोग्रेसिव या सेकुलर हल्के हैं वो बहुत वरीड है मोदी के जो हुकूमत है और उसकी जो पॉलिसियां हैं, और उसकी वजह से इंडिया के अंदर जिस किस्म के रुझानात जो है जो फैशिस्ट टेंडेंसीज जो है जो उभार है, उसके लिए वो वहाँ की जो प्रोग्रेसिव कम्युनिटी है वो काफी वरीड है। ठीक है, बहुत शुक्रिया फरजाना बारी, आपने भारत के इस मकरू फेल पे जो हमारे साथ डिस्कशन की है। शाहिद साहब, ज़रा मैं सफारती मामलात पर दोबारा आपके पास आती हूँ। सर, इस वक्त बिलावल भुट्टो ने अभी चीनी मीडिया से भी इंटरव्यू दिया है। जो हम अब तक उनकी डिस्कशन देख रहे हैं, जो इंटरव्यू उन्होंने दिया, उसमें यह है कि हम एक पुरअमन मुल्क है, खित्ते में अमन चाहते हैं, हमने साबित करके दिखाया। और जिस तरह से टॉक्सिक एग्रेशन भारत ने किया, पहले हम उसे कहते रहे कि भाई आप इन्वेस्टिगेट करें, फिर टॉक्सिक एग्रेशन के बाद हमने भी बड़ा अच्छा उनको जवाब दिया। इस वक्त वो ये कह रहे हैं कि हम अभी भी जो है वो एक फंक्शनल रिलेशन पर जाना चाहते हैं, लेकिन अगर भारत जारियत दिखाएगा तो फिर हम भी उससे ज़्यादा ज़ोर से भारत को जवाब देंगे। सर, इस वक्त तमाम मामलात को लेकर आप देख रहे हैं कि बॉल जो है वो इंडियन कोर्ट में बिलावल भुट्टो साहब ने फेंक दी। अब मेरे से बात कर रहे हैं आप जी? जी जी शाहिद साहब, आपसे। अच्छा जी, सॉरी, मैंने वो आपकी आवाज़ कट दी थी। आपने बहुत अच्छी ये जो अभी आपके अभी जो दूसरे पार्टिसिपेंट्स हैं, कमाल की उन्होंने भी बातचीत की है, कमेंट दम। ये जो आप देखें कि वो 33 मुल्कों में गए हैं और उसका कोई, मैं तो जो इंटरनेशनल मीडिया देख रहा हूँ, किसी ने उनके कोई मुझे सपोर्ट नज़र नहीं आती, क्योंकि एक जो नैरेटिव था जिसकी कोई सिर पैर नहीं थी, उसकी बेसिस नहीं थी, वो लेकर गए हैं। यहाँ आपकी लीडरशिप का मैं एक थोड़ी बताऊँ बात। एक तो लीडरशिप अपनी बिलावल भुट्टो साहब एक कामयाब तरीन वज़ीर ख़ारिजा भी रहे हैं, कोई शक नहीं है। साथ उनके जो मेंबर्स हैं वो भी अपनी स्टैंडिंग के हैं। एक और चीज़ जो मैं आपको अभी बताना चाहता हूँ वो बड़ी इंपॉर्टेंट, वो ये है कि ये जो अपने दूसरे ममालिक में अभी यहाँ पर जो गए हैं, उसमें एक सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ नज़र आ रही है वो ये है कि आपकी जो इन्होंने डिस्कशन की है, कहीं पर भी किसी किस्म की कोई गलत किस्म की तनकीद हिंदुस्तान की नहीं की गई। जो की गई है बात, वो स्टैंडिंग ऑन जिसे कहते हैं सॉलिड ग्राउंड्स, कि हाँ जी वो हो गया, ये गलत था, इंडिया का ये हमारे पे इल्ज़ाम लगाना गलत था, फिर उसके बाद जारियत गलत थी। फिर तीसरी चीज़ कही कि जी हम तो अमन के पैरा हैं, हम आमने सामने बैठ कर डिस्कशन करना चाहते हैं। मिसाल तौर पर कश्मीर का इशू था, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप भूल ही नहीं सकते। बल्कि इंडिया ने, मैं कहता हूँ मोदी हुकूमत ने अपने पैरों में खुद को लाड़ी मारी है जी। इसको फिर दोबारा ले आए हैं। और ये चीज़ एक तो ये बड़ी बहुत इंपॉर्टेंट। दूसरी चीज़ जो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि अभी जो आगे
जो जिन ये जगहों पे अभी ये जाएंगे, अब जाएंगे, वो है एक तो अब तो वॉशिंगटन डीसी है, फिर ये ब्रसल्स जाएगा जहाँ यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर है, वहां पर बहुत इंपॉर्टेंट मुल्क है, आपके डेवलपमेंट पार्टनर्स हैं। जी। तो और वो मैं बता दूं, वो ज्यादा तनकीद करते हैं, वो बड़े गौर तरीके से सुनते हैं, बड़े तनकीद भी करते हैं। फिर लंदन जाएंगे, तो जो जो इन्होंने स्टेशन चुने हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां पर आपका पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो सुना जाएगा। और ये हमने जो टोन रखी है ना, आपके मेंबर्स ने, बिलावल भुट्टो साहब ने जो इंटरव्यूज भी दिए हैं, आप देख लें अपने, वो उन्होंने अपने एक्स जो उस पर है टिक सॉरी क्या कहते हैं आप, जो उनका अपना है फ़ोन के ऊपर जो आपने रखा हुआ है वेबसाइट, उसके ऊपर उन्होंने जो चीज़ें जो लिखी हैं वो आप समझ लें कि इट इज़ शोज मेच्योरिटी। अच्छा, एक और जो मैं आपको इम्पोर्टेंट बात बताऊं, ये जो आपने बिहाइंड द सीन्स जो काम है, जिसकी वजह से जिसकी जो 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 जिसको हमें भी उजाला करना चाहिए, कि ये जो आपको नज़र आता है कि कंसेंसस आता है, नज़र आता है कि जो जितनी बड़ी इंपॉर्टेंट कैपिटल्स हैं, हुकूमत है, वहाँ पर फॉरेन ऑफिस के जो हमारे जो एम्बेसडर्स हैं और दूसरे ऑफिसर्स हैं, उन्हें रात दिन काम किया है, क्योंकि आपको आपकी नैरेटिव को वहाँ पहुँचाना, उन्हें कन्विंस करना, ये हमारे एम्बेसडर्स ने बिहाइंड द सीन्स काम किया है और कमेंडेबल। एक और बात जो सीमलेस जो नज़र आई पूरी जब कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था, जो गढ़ थी, उसके अंदर फौज और जो हमारी गवर्नमेंट और जो हमारा फॉरेन ऑफिस था या आईएसपीआर, ये एक सीमलेस एक पेज पर नजर आए और बड़ी कॉन्फिडेंस के साथ बात करते थे। और जो तनकीद भी होती थी इंडिया की, वो बेस्ड ऑन सॉलिड ग्राउंड होती थी, बेला वजह की तनकीद नहीं थी। तो ये भी मैच्योरिटी शो करती है। तो अभी मैं समझता हूँ कि हमारी इमेज रेज हुई है, बहुत अच्छी तरीके से रेज हुई है, और हम दुआ करते हैं कि इसी किस्म की जो इमेज है, मुल्क के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होनी चाहिए, इकोनॉमिक वाइब्रेंसी होनी चाहिए, तो ये आपकी इमेज उससे भी बेहतर। मसूद साहब, आपसे सर सवाल ले लेती हूँ, एक तो इसका भी जवाब दे दीजिएगा, क्या ये अच्छा वक्त है कि बिलावल भुट्टो साहब मुख्तलिफ जो एलिमेंट्स हैं उनके साथ पाकिस्तान का एक मौक़िफ़ आगे लेकर जाएं? गो कि अभी मैंने पढ़ा भी था कि खलीज वजारती कौंसिल का इजलास भी हुआ था, बड़ा इंपॉर्टेंट था, जिसमें भारत के नैरेटिव को बिल्कुल उन्होंने मुस्तरद किया और पाकिस्तान को उन्होंने बड़ा एडमायर किया, और पाकिस्तान के नैरेटिव को, और ख़ास तौर पे जो पाकिस्तान इतने अरसे से, जो मैं अब मिलिट्री डिप्लोमेसी की बात कर रही हूँ, SIFC को लेके, और जो बैरूनी सरमायाकारी है उसको लेकर बड़ा पाकिस्तान आगे बेहतरीन जो है उसके नताइज आने शुरू हो चुके हैं। जी हाँ, मेरे ख्याल में जिस तरीके से जो हमारा डेलीगेशन गया है, जिस तरह उनके एरियाज़ या उन्होंने जो वेन्यू सेलेक्ट किए हैं या जिन लोगों से मिलना है, वो बड़े इंपॉर्टेंट है। जब हम कंपेयर करते हैं विद इंडिया, तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान की डिप्लोमेसी और जो एफर्ट जो एम्बेसडर साहब कह रहे थे, वो सक्सेसफुल रहे हैं, और जिस तरीके से हमारी मीटिंग्स हो रहे हैं, और उसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें जो कन्वे कर रहे हैं कि मोस्ट इम्पॉर्टेंटली एक तो टेररिज्म की बात हो रही है, सेकंड इम्पॉर्टेंटली इंडस वाटर ट्रीटी की बात कर रहे हैं, जो हेल्ड एंड अबेंस किया है बाय वायलेटिंग दी जो वर्ल्ड बैंक के जो हैं या इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के हैं, या जो भी है कि दिस वायलेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉज, उसकी उनकी बात कर रहे हैं। और इसके बाद पीस एंड स्टेबिलिटी इन साउथ एशिया। एक सवाल बार बार जो जहन में आता है कि अगर इंडस ट्रीटी पर भारत जो है वो हटदर्मी दिखाता है, तो फिर वर्ल्ड बैंक क्या किरदार अदा कर सकता है, और क्या वाकई वो इस पोजीशन में है? क्योंकि हम बार बार बात कर चुके हैं कि वो पानी बंद नहीं कर सकता, ना कैपेसिटी है और उस पर इतने एक्सपेंसेस आते हैं, ये तमाम टेक्निकल बातें हैं। लेकिन आलमी सतह पर भारत पे क्या प्रेशराइज किया जा सकता है? देखिए, आलमी सतह पर इसको एक तो यूनाइटेड नेशन में सिक्योरिटी काउंसिल में लेके जा सकते हैं, और सिक्योरिटी काउंसिल में पाकिस्तान वैसे नॉन परमानेंट मेंबर है, चाइना के थ्रू भी कर सकते हैं। वैसे चाइना की तरफ से भी एक ऑलरेडी इनको एक मैसेज जा चुका है कि उन्होंने कहा ब्रह्मपुत्र पर ऑलरेडी वो एक डैम भी बना रहे हैं। दूसरा उन्होंने ये कहा है कि हाइड्रोलॉजिकल स्टेबिलिटी इन साउथ एशिया, उन्होंने कहा हम मॉनिटर कर रहे हैं। फिर उन्होंने कहा हम बड़े क्लोज से रिवर पॉलिटिक्स देख रहे हैं साउथ एशिया में, और उन्होंने ये कहा एनी प्रोवोकेटिव स्टेप टेकन बाय इंडिया, तो अगर वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ है तो हम उसके बरखिलाफ़ जो एक्शन ऊपर ले सकते हैं। अपर रिपेरियंस और लोअर रिपेरियन वाली कहानी उन्होंने क्लियर कर दी है, और जो अभी रिसेंटली उनके जो थिंक टैंक थे विक्टर गांव ने भी इसको ऑलरेडी क्लैरिटी चीज़ें दी हैं। सो मेरे ख्याल में इंटरनेशनल कम्युनिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, अगर ऐसा होगा तो देखें इंटरनेशनल ऑर्डर कोलैप्स कर जाएगा कि दुनिया भर में ऐसा सब शुरू कर देंगे कि हम ऊपर बैठे हैं तो आपका हम पानी रोकते हैं। मसला सर ये कि अगर इजराइल को ले लें या भारत को ले लें, तो हमेशा से वायलेशन करते हुए आ रहे हैं ना।
बैनुल अक़वामी लेकिन अभी मेरे ख्याल में ऐसा मौका है, देखिए यूनाइटेड स्टेट्स भी इंडिया की एक किस्म की आइसोलेशन है एट प्रेजेंट, जिस तरह माहौल डेवलप हुआ है मेरे ख्याल में, और जिस तरीके से हमारा डेलीगेशन बिलावल भुट्टो के अंडर कमांड जो कर रहा है, मेरे ख्याल में पाकिस्तान डिप्लोमेसी में बिल्कुल सही सिमत में जा रहा है। चले शायद आपसे लास्ट सवाल ले लेती हूँ कि बिलावल भुट्टो साहब वहाँ मौजूद हैं, अभी आगे भी उन्होंने जाना है, हम हमारा जो एक इनिशिएटिव है कंटिन्यूसली हम उस पर बात कर रहे हैं, लेकिन अगर भारत नहीं मानता है तो इस आला सतह वफ्द के पास कोई प्लान भी मौजूद है? देखिए, इस वक्त तो सबसे पहले जो तरीकेकार होता है सिफारतकारी होता है, जिसे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब बड़े खुशउस्लूबी के साथ लेकर चल रहे हैं। एक इंतहाई इकोनॉमिक डेलीगेशन उनके साथ है और दुनिया को भारत का नासिक चेहरा बेनकाब करें जो अभी जारियत है, वो सबसे इम्पोर्टेंट इश्यू है। भारत इंटरनेशनल ट्रीटीज, इंटरनेशनल लॉज को जो है वो ब्रोकन कर रहा है और यही वजह है कि ये तो कोई अगर जिस तरह भी हमारे ऑनरेबल बता रहे थे कि इस तरह अगर होने लगा तो दुनिया में जंगें छिड़ जाएंगी और हमेशा लॉयर पार्ट होता है उनका सबसे पहले राइट होता है। आप देख रहे हैं कि अभी जो कैनाल इशू था तो सिंध ने क्यों इसको इशू बनाया, इसलिए कि हमारा पहला, क्योंकि सबसे आखिर में सुबह सिंध है तो उसकी वजह से वहाँ पे सिंध की गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने उसको इशू उठाया। तो ये कैसे हो सकता है? उधर देखिए चाइना बैठा है, अगर इन्होंने हमारे साथ किया तो चाइना इनका पानी जो है वो बंद कर देगा और ये करके ये अपने आप को दुनिया में खुद मुतनाज़ा बना रहे हैं, खुद डिस्प्यूटेड बना रहे हैं कि इस तरह से और अगर भारत ने ये हरदर्मी नहीं छोड़ी और इंटरनेशनल देखें और भी है, अभी आज देखा आपने कि नेक्स्ट जो काउंसिल सलामती काउंसिल है यूएन की, उनके प्रेसिडेंट से जो मिले हैं और उनको भी सारे इश्यूज बताएं तो इंशाअल्लाह ताला जब वो डिफरेंट इदारों में जा रहे हैं हर जगह जाकर इसको इशू को हाईलाइट कर रहे हैं तो दुनिया इसमें कोशिश करेगी कि इसको सॉर्ट आउट किया जाए और भारत घुटने टेकने पे मजबूर होगा। जिस तरह उसने कहा था कि हम ये जंग नहीं बंद करेंगे और हम पाकिस्तान की ये कर देंगे वो कर देंगे, और आपने देखा कि जब पाकिस्तान शुरू हुआ सिर्फ 3 घंटे यानी 3 hours 45 minutes के अंदर भारत जो है मिनटे तरने करने पहुंच गया अमेरिका के और ट्रंप ने इंटरवीन करके इसको वॉर को जो है रुकवाया। तो मैं नहीं समझती ये हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और होते हैं। तो मोदी की हिम्मत हौसले जो है वो पस्त हो चुके हैं, उनके अपने मुल्क में उन पर जितना क्रिटिसाइज हो रहा है, जितना आप देख रहे हैं तनकीद का निशाना है, तो ये जंग उनके गले में और उल्टी पड़ गई है क्योंकि झूठ के पांव नहीं होते। उन्होंने सब प्रोपेगेंडे के ऊपर किया और पहलगाम वाकया भी एक प्रोपेगेंडा था, झूठ था जिसमें हम मजम्मत करते हैं कि जो भी वाकया हुआ दहशतगर्दी, लेकिन पाकिस्तान उसमें किसी भी तरह इन्वॉल्व है। हाँ, बलूचिस्तान के अंदर आप देख लें कि जो प्रॉक्सी वार हो रही है उसमें वाज़ेह सबूत हैं, इसमें इन्वॉल्व है, भारत इन्वॉल्व है, केपी हो, कराची हो, जहाँ भी इस तरह की वारदातें चले बहुत शुक्रिया आपका शाहिदा, आपका पॉइंट आ गया। मसूद साहब आपका, शाहिद कैनी साहब आपका डिस्कशन आपने सुनी। नाजरीन, इस वक्त भारत यकीनन हर तरफ से पसपाई में जा रहा है और पाकिस्तान को अल्हम्दुलिल्लाह जंग के बाद सिफारती महाज पर भी कामयाबी हासिल हो रही है। और रही बात भारत की, तो वो ख़त्ते में कितना ख़तरनाक साबित हो रहा है। पाकिस्तान इसको पहले भी बेनकाब करता आ रहा है, अब भी कर रहा है, लेकिन इस वक्त भारत में मोदी कितना ख़तरनाक है ये उसकी आवाम जानती है और इंशाअल्लाह ताला मोदी की जो सियासत है उसकी चिता उसकी आवाम ही जलाएगी। अल्लाह हाफ़िज़।